वेलकम टू बैंकिंग कुम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग स्कीम के बारे में डिस्कस करूंगा। आज की हेडिंग जो है, जमा करिए रुपए 411 और पाइए रुपीज़ 1 करोड़। बिल्कुल यह वाकई सच है, लेकिन कौन सी ये योजना क्या है, तो इसके बारे में जो है मैं डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले जो एक मैंने सुकन्या समृद्धि का जो वीडियो बनाया था, वो भी काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था। वो लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ बेटियों के लिए था, लेकिन ये जो स्कीम है भारत के हर नागरिक के लिए है। तो इस स्कीम का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम पीपीएफ कहते हैं। पीपीएफ एक बचत योजना है। देखिए, ये एक सेविंग स्कीम है, मतलब हम पैसा जो है जमा करते रहेंगे। इसे जो है केंद्र सरकार ने स्थापित किया था। ये जो स्कीम किसने चालू की है? केंद्र सरकार की योजना है। यह एक सुरक्षित बचत योजना है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम होती है वो हम सुरक्षित ही होती है, पूरी तरह से आयकर से मुक्त। जो इनकम टैक्स होता है, जो हमें 5 लाख रुपए से ऊपर यदि आपकी इनकम हो, तो जो आयकर हमें भरना होता है, इनकम टैक्स जो भरना होता है, इस स्कीम से वो पूरी तरह से मुक्त है। आकर्षक रिटर्न के साथ निवेश। देखिए दोस्तों, इस जो पीपीएफ में जो है आपको लगभग 7.1% इंटरेस्ट मिलता है। और जो एक कंपाउंडिंग जो होती है, इसमें सालाना जो कंपाउंडिंग होती है, इसके बाद जो रिटर्न्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। ऋण या देयता के मामले में किसी भी दावे के साथ खाता संलग्न नहीं किया जा सकता है, तो पैसा तुम्हारा है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, जो कोई भी आप लोन लेते हैं बैंक में, एक आपका लोन अकाउंट है और एक आपका पीपीएफ अकाउंट है और एक सेविंग अकाउंट है। देखिए दोस्तों, बैंक के पास एक राइट टू सेटअप नाम का अधिकार होता है, जैसे कि आपके कोई भी खाते से पैसा निकाल कर आपके ऋण खाते में जमा कर सकते हैं, यदि आप ऋण अदा नहीं करते तो। लेकिन यदि आपका पीपीएफ अकाउंट है, उसमें आप यदि पैसा रखते हैं, उस पैसे को बैंक अधिकारी निकाल के ऋण खाते में जमा नहीं कर सकते हैं। ये उनका अधिकार नहीं है। तो जो भी पैसा आप जमा करेंगे, ये पैसा सिर्फ आपका ही होगा। नेक्स्ट, 1.5 लाख रुपए तक की जमा राशि कर मुक्त है। देखिए दोस्तों, जो भी कोई आदमी 1.5 लाख तक पीपीएफ में जमा करता है, तो इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इसको जो है इनकम टैक्स फ्री होता है। मतलब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। देखो दोस्तों, यदि आपकी जो इनकम है, मान लेते हैं कि 6.5 लाख रुपए है, तो आपको 5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यदि 6.5 लाख में से 1.5 लाख रुपए आपने पीपीएफ में जमा कर देते हैं, तो अब इन इस 6.5 लाख में से 1.5 लाख यदि घटाते हैं, तो आपकी इनकम बनती है 5 लाख। और जो गवर्नमेंट के द्वारा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, तो तब जाके आपकी इनकम बन जाती है 4.5 लाख रुपए। तो 4.5 लाख में इंडिया में आज के डेट में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो इसका ये बेनिफिट्स है। मैच्योरिटी राशि कर मुक्त है। जैसे कि आप ये जो सेविंग स्कीम है, इसमें जितनी देर तक, चाहे आप कितने भी समय तक इस स्कीम को चलाते हैं, तो जो भी आखिर में जो भी राशि इसकी बनती है, उस राशि हर तरीके से कर मुक्त है, चाहे वो वेल्थ टैक्स हो चाहे इनकम टैक्स हो। अर्जित ब्याज और निकासी पर पूरी तरह से कर मुक्त है। देखिए, क्या होता है कि कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं, जैसे कि बीच में आप उसको विड्रॉल करते हैं पैसा, तो उसमें से आपको टीडीएस देना पड़ता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का टीडीएस भी या फिर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है।
पीपीएफ में राशि पूरी तरह से संपत्ति कर से मुक्त है। जैसे कि इसमें जो भी आप पैसा जमा करते हैं तो वेल्थ टैक्स से भी इससे एग्जम्पशन मिलता है। अभी देखिए इसको एक हर अभी जो है डिटेल, ये तो कुछ ओवरव्यू हमने देखा था, लेकिन इसको हर एक पॉइंट से हम इसको समझते चलते हैं। पहली बात तो खाता कौन खोल सकता है, ये सबसे एलिजिबिलिटी जो होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये जो योजना है इसमें व्यक्ति जो भारत का निवासी है, मतलब भारत का कोई भी निवासी ये खाता खोल सकता है। देखिए यदि मैं किसी बेटे का पिताजी हो ये और मुझे एक बेटा है, तो यदि वो 18 साल का नहीं है तो उसके ऑन बिहाफ उसके पेरेंट जो है नाबालिग बच्चे का खाता खोल सकते हैं। और कोई मानसिक रूप से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसका जो नेचुरल गार्जियन है वो खाता खोल सकता है। नाबालिग के बालिग होने पर खाते का संचालन स्वयं करेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि उसके पिताजी नाबालिग बच्चे का खाता खोलता है, जैसे वो 18 साल पूरे होने पर बालिग बन जाता है तो उस समय वो खाता अपना खुद चला सकता है। व्यक्ति के पास केवल एक ही पीपीएफ खाता हो सकता है। अब कोई भी व्यक्ति हो लेकिन वो खाली एक ही पीपीएफ खाता खोल सकता है। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो 2-4 खाते खोलने की सोचते हैं, तो वो 2-4 खाते खोल नहीं सकते हैं। किसी भी संयुक्त खाते की अनुमति नहीं है, ये मतलब जॉइंट अकाउंट भी हम इसमें खोल नहीं सकते हैं। अब देखिए ये हुआ कि खाता खोल सकते हैं। अब आप खाता कहाँ खोल सकते हैं, तो खाता कहाँ खोल सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। खाता आप भारतीय स्टेट बैंक में, जो एसबीआई बैंक अपनी है, उसके किसी भी शाखा में जाके आप खाता खोल सकते हैं। उसके बाद जो हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं, जो प्रधान डाकघर, वहाँ पे भी जाके आप खाता खोल सकते हैं। उसके बाद जो राष्ट्रीयकृत बैंक, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक के होते हैं, वहाँ पे भी आप खाता खोल सकते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये और भी बहुत सारे बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसमें भी आप जाके खाता खोल सकते हैं। और कुछ निजी क्षेत्र के बैंक, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, कुछ प्राइवेट बैंकों में, सारे प्राइवेट बैंकों में नहीं, कुछ प्राइवेट बैंकों में आप ये खाता खोल सकते हैं। हम कितना जमा कर सकते हैं, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई ये तो सब राशि में वो सब समझ लिया हो, लेकिन मैं कितना जमा कर सकता हूँ इसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। देखिए आपको न्यूनतम राशि जो है, एक फाइनेंशियल ईयर कब होता है, 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो एक न्यूनतम राशि जो है एक साल में आप कम से कम आपको 500 रुपये जमा ही करना है। 500 से नीचे यदि आप जमा करते तो खाता निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए आपको कम से कम 500 रुपये इसमें जमा करने। तो अधिक से अधिक हम कितना जमा कर सकते हैं, अधिक से अधिक हम 1.5 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हैं। यदि आप 1.5 लाख के ऊपर कोई भी राशि इसमें जमा करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो आपको अधिक से अधिक जो है 1.5 लाख जमा करना है। तो हम ये जो पैसा जमा करते हैं, चाहे 500 करेंगे, चाहे 1000 करेंगे, ये सब 50 के गुणांक में होने चाहिए, 50 के मल्टीपल्स में होने चाहिए। जमा एक मुश्त या किस्तों में किया जा सकता है। जैसे कि आपको लगता है कि साल के शुरुआत में ही मैं एक बार 1.5 लाख रुपए जमा करूं और फुर्सत पा जाऊं, या फिर अभी आपको लगता है कि हर महीने में हमें जमा करना है, या फिर हर तिमाही में हमें जमा करना है, या हाफ ईयरली हमें जमा करना है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे और कब जमा करना है वो कर सकते। लेकिन ये एक देखिए, इस योजना का हमें जो कोई भी आदमी किसी भी योजना में इन्वेस्ट करता है तो वो अधिक से अधिक लाभ पाना चाहता है। अधिक लाभ पाने के लिए कब जमा करना उचित होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वृत्ति वर्ष तो आपको पता ही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
वित्तीय वर्ष के शुरू में जमा की राशि पर वित्तीय वर्ष के अंत में जमा की राशि से अधिक ब्याज मिलता है। देखिए दोस्तों, यदि आप वर्ष के शुरुआत में मतलब 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक यदि यदि आप पूरी पूरी जो राशि है 1.5 लाख जमा करते हैं तो उसमें जो है अधिक लाभ मिलेगा एज़ कम्पेयर टू यदि आप मार्च में, जनवरी में यदि जमा करते हैं, उससे जो है आपको 1 अप्रैल को जमा करते हैं तो आपको अधिक ब्याज मिलेगा। यदि आपको लगता है कि मंथली करना है, मतलब 12 महीनों में हर महीने में हम इसके किस्त पार करके करना है, तो जब भी करेंगे तो महीने के 1 से 5 तारीख के बीच में ही इसको जमा करेंगे। ये क्यों 1 से 5 तक की? क्योंकि जो 1 से 5 तारीख तक का जो अमाउंट रहेगा उस महीने के अंत तक उसी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप त्रैमासिक जमा करना चाहते हैं तो अप्रैल के 1 से 5 तारीख तक, जुलाई से 1 से 5 तारीख तक, अक्टूबर के 1 से 5 तारीख तक और जनवरी के 1 से 5 तारीख के बीच में आपको जमा करना। यदि आप प्लान करते हैं अर्धवार्षिक तो अप्रैल के 1 से 5 तारीख और अक्टूबर के 1 से 5 तारीख के बीच में आप जमा करिए, तो इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। योजना की अवधि, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई हम पैसा तो जमा कर रहे हैं तो कितने सालों तक हमें पैसा जमा करना है। भाई कोई भी सोचता है, किसी को लगता है कि मैं 5 साल तक जमा कर सकता हूँ, 20 साल तक जमा कर सकता हूँ, 50 साल तक जमा कर सकता हूँ, 60 साल तक जमा कर सकता हूँ। तो इसमें जो है 15 वृत्ति मिनिमम जो है आपको 15 साल तक इसमें जमा करना होता है। देखिए दोस्तों, ये 15 साल है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक बेनिफिट है। यदि जिस साल में आपके पास 1.5 लाख रुपए नहीं है तो उस साल आप मिनिमम 500 रुपये जमा करके खाते को एक्टिव रख सकते हैं। तो मिनिमम जो है 15 वित्तीय वर्ष इसकी जो है योजना का अवधि है। 15 वित्तीय वर्ष पूरे होने के बाद किसी भी समय पूरी शेष राशि वापस ले सकते हैं। देखिए, यदि 15 साल पूरे होने के बाद आपको पूरी आप रकम निकाल सकते हैं। यदि आपका मन हो तो उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, मतलब विस्तार कब तक? जब तक आप जिंदा है, लेकिन विस्तार होगा हर 5-5 साल के अंतराल पर। यदि आप विस्तार करना चाहते तो आप 5 वर्ष के लिए विस्तार कर सकते हैं। देखिए, हर 15 साल पूरे होने होते हैं तो 14वें साल जैसे पूरा होता है तो आपको बैंक में जाके उसे एक्सटेंड कराना पड़ता है। तो हर 5 साल के पहले 15 से 20 होगा, 20 से 25 होगा, 25 से 30 होगा, 30 से 35 होगा, 35 से 40, जब तक आपको चाहे, जब तक आप जीवित रहते तब तक ये कर सकते हैं। जमा के साथ, जमा के बिना। देखिए, जब पहले 15 सालों में तो आपको तो जमा करना ही करना है, लेकिन 15 साल बाद इसमें चॉइस है कि आपको पैसा जमा, जो मिनिमम राशि है या कोई भी राशि आपको चाहे तो आप जमा कर, आपका मन होता है तो जमा कर सकते हैं, यदि मन नहीं है तो जमा नहीं भी कर सकते। इसमें कोई मतलब बंधन नहीं है कि आपको जमा ही करना है। और जो भी अमाउंट रहेगा इसमें 15 साल के बाद, उसमें भी इंटरेस्ट आपको मिलना चालू रहेगा। परिपक्वता से 1 वर्ष पहले बढ़ाइए। जैसे कि हमने बताया था कि 14 साल बाद ही आपको इसको बढ़ाना होता है। 14वें साल जैसे पूरा होने को आता है तभी आपको इसको बढ़ाना होता है। प्रति वित्तीय वर्ष में 1 निकासी की अनुमति है। देखिए, जो एक्सटेंशन पीरियड होता है 5-5 साल का, तो 15 साल पूरे होने के बाद हर 1 वर्ष को आपको यदि बीच में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े तो हर साल 1 बार आप पैसा इससे निकाल सकते हैं। निकासी राशि की कोई सीमा नहीं है। जो एक्सटेंशन पीरियड है, हम अभी जो 5 साल का जो एक्सटेंशन पीरियड है उसमें ही पैसे निकालने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो पहले 15 सालों में पैसे कब निकालते उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। खाते में शेष राशि पर ब्याज मिलता है। देखिए, जैसे कि 15 साल बाद आप मान लेते हैं कि आपके पास 45 लाख रुपए खाते में है
45 लाख में से आप यदि 5 लाख निकाल लेते हैं तो जो बचे 40 लाख रुपए है उसी पे इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। अब देखते हैं, जैसे कि अब कभी कभी क्या होता है कि 1 से 15 सालों के बीच यदि आपको कभी पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो खाता खोलने के 7वें वित्तीय वर्ष से आंशिक निकासी की अनुमति है। मतलब कुछ राशि जो 7वें वर्ष में आप निकाल सकते हैं। पहले 6 साल तक आप कुछ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि आपका खाता सक्रिय है तो आप निकासी के पात्र है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि पहले 1 से 6 साल तक आपका जो खाता है कंटिन्यू मतलब एक्टिव रहना ही चाहिए। निष्क्रिय खाते निकासी के लिए पात्र नहीं है। जो डॉर्मेंट्स अकाउंट है होते हैं, मतलब मिनिमम जो 500 रुपये की राशि है, यदि किसी साल में आप जमा नहीं करते हैं तो आपको जो है आप पार्शियल जो आंशिक निकासी है वो कर नहीं सकते हैं। निकासी की सीमा 4 वर्ष के अंत में खाते की शेष राशि का 50% है। देखिए दोस्तों, अब इस पॉइंट को बड़ी गौर से सुनिए। जैसे कि आप हर साल मान लीजिए पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष यदि 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपकी कुल राशि 6 लाख बन जाती है। अब इसमें क्या होता है, 5वें साल 6ठे साल आप क्या करते हैं उसमें कोई मतलब नहीं होता है। चौथे साल के अंत तक जो भी राशि, जैसे कि अभी चौथे साल तक अपने 6 लाख जमा हो रहे हैं तो उसके 50% यानी कि 3 लाख तक की अमाउंट आप जो है आंशिक राशि जो है निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप समय से पहले खाता बंद करना चाहते हैं, देखिए कुछ बार क्या होता है कि आपको कुछ इमरजेंसी रहती है तो कौन से कंडीशन पे आप 15 साल से पहले भी ये खाता बंद कर सकते हैं। आपको आपके पति या पत्नी, आश्रित बच्चे या माता पिता को जानलेवा बीमारी का इलाज कराना हो। देखिए ऐसी जैसे कोई भी बीमारी हो, ऐसी जानलेवा बीमारी यदि किसी का आपके परिवार में हो जाती है तो उस समय आप जो है डॉक्टर का पर्चा ले जाके वहाँ जमा करके ये खाता आप बंद कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है आपकी या आपके आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा। मतलब आप खुद के लिए और जो आपके डिपेंडेंट है, जैसे कि आपके बच्चे हैं, यदि उसको उच्च शिक्षा के लिए पैसा चाहिए तो उस समय भी आप ये खाता बंद कर सकते हैं। यदि आपके निवास की स्थिति में परिवर्तन होता है, जैसे कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस बदल जाता है, तो सपोज करते हैं कि कोई जो है दिल्ली का रहने वाला है, वो मुंबई यदि शिफ्ट हो जाता है, उस स्थिति में भी आप जो है ये खाता बंद कर सकते हैं। यह प्री मैच्योर क्लोजर केवल उन खातों के लिए अनुमति है जिन्होंने 5 वित्तीय वर्ष पूरे किए। देखिए इसमें और एक कंडीशन है कि आप यदि 5 साल पूरे करते हैं तभी ऊपर जो 3 रीजंस हमने बताए थे तभी आप इस खाते को बंद कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 5 साल आपको ये खाता चलाने के बाद आप ऊपर जो 3 स्थितियाँ बताई है उस स्थितियों में आप खाता ये बंद कर सकते हैं। जब ये खाता आप बंद करते हैं, जैसे कि प्री मैच्योर मतलब समय से पूर्व यदि आप ये बंद करते हैं तो आपको 1% जुर्माना देना होता है। पेनल्टी आपको 1% देनी होती है। मतलब क्या है कि आज के डेट में पीपीएफ खाते पे 7.1% जो ब्याज दर है, तो आपको जब इस खाते को जब आप क्लोज करते हैं तो आपको मतलब 15 साल से पहले यदि क्लोज करते हैं तो आपको इस पे 6.1% ही ब्याज दर मिलेगी। मतलब 7.1 माइनस 1 इज 6.1। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में। यदि आप किसी वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम राशि जमा नहीं करते हैं तो खाता निष्क्रिय हो जाता। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि यदि 500 रुपये यदि आप जमा नहीं करते तो खाता जो क्या होता है निष्क्रिय होता है, डॉर्मेंट हो जाता है।
एक्टिव, यदि आपको इस खाते को एक्टिव कराना है तो आपको पेनल्टी देके एक्टिव करानी। तो पेनल्टी कितनी होती है? प्रतिवर्ष जो आपका मिनिमम न्यूनतम अमाउंट 500 प्लस हर एक वर्ष के लिए 50 रुपये पेनल्टी। तो मान लेते हैं कि 2 साल आपने इसमें जो है किसी भी प्रकार मतलब कोई भी जमा नहीं की, तो 2 साल का जो न्यूनतम राशि होगी वो होगी 1000, और उसके बाद 2 साल की पेनल्टी 500 प्लस 100 रुपये होता है। कुल आपको 2 साल के लिए 1100 रुपये पे करके आप ये खाता एक्टिव करा सकते हैं। निष्क्रिय खाते ऋण या आंशिक निकासी के लिए पात्र नहीं है। देखिए इस योजना में आपको एक खासियत है कि यदि जो भी आप अमाउंट उसमें डालेंगे तो उसमें आपको मतलब लोन भी मिल सकता है, लेकिन जब आपका खाता एक्टिव रहेगा तभी आप लोन के या पार्शियल विड्रॉल के पात्र होंगे। ब्याज की गणना प्रत्येक कैलेंडर माह के अंत में की जाती है। जैसे कि हमने बताया था कि 1 से 5 तारीख तक जो भी इस पे बैलेंस रहेगा उस बैलेंस को उस माह के, जैसे कि जनवरी माह लेते हैं हम, 1 जनवरी से 5 जनवरी तक आपने 100 रुपये जमा किए, तो उस जनवरी के एंड तक वो 100 रुपये के अमाउंट पे ही ब्याज देता रहेगा। वर्तमान वार्षिक ब्याज दर 7.10 है। वार्षिक ब्याज दर निश्चित नहीं है। ये पॉइंट दोस्तों देखिए क्या है कि हर क्वार्टर में, हर तिमाही पे जो है केंद्र सरकार इसके ब्याज दर में एक तो बढ़ाती है या घटाती है, तो इसलिए ये इसके ब्याज दर जो है फिक्स नहीं है। लेकिन ये आकर्षक स्कीम रखने के लिए हमेशा इसमें जो है अधिक ही ब्याज दर रहते हैं। कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। देखिए अभी हमने किया था कि इसमें मंथली इंटरेस्ट लगता है, लेकिन जो इंटरेस्ट जो होता है वो सालाना कंपाउंड होता है। कंपाउंड सालाना मतलब क्या होता है कि जो हर महीने पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि हम सपोज मान लेते हैं कि 1.5 लाख आपने शुरू में जमा किया, उसके हर महीने में आपको 7.1% से ब्याज मिलती गई, तो वर्ष के आखिर में मार्च वित्तीय वर्ष के दौरान हर महीने अर्जित ब्याज वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा की जाएगी। मतलब 31 मार्च को आपके खाते में जो है इस जो भी ब्याज मिलता है वो जमा किया जाता है। तो जैसे 1.5 लाख रुपए हो गया, मान लीजिए आपको लगभग 3 या 4 हज़ार रुपये उस पर ब्याज मिलते हैं, तो आपका उस समय की जो आपकी राशि बन जाती है 1,54,000। देखिए इसमें जो है नॉमिनी की भी फैसिलिटी होती है। मान लीजिए इतना पैसा आप जमा कर रहे हैं, यदि बीच में आपकी डेथ हो जाती है तो आपका पैसा किसको मिलना चाहिए, उसके लिए आप नॉमिनी फॉर्म भर के नॉमिनेशन कर सकते हैं। चाहे आपको बेटे को करिए चाहे किसी को भी करिए, आपकी वो मर्जी है। खाता धारक अपनी मृत्यु की स्थिति में अपने खाते में जमा राशि प्राप्त के लिए एक या अधिक व्यक्ति को नामित कर सकता है। देखिए इसमें मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है और आपके 2 बेटे हैं, तो आपको लगता है कि ये बराबर में 2 बेटों में यदि ये राशि मिलनी चाहिए तो आप दोनों को भी नामित कर सकते हैं। यदि आपकी बेटी भी है तो 2 बेटे और 1 बेटी हो गई, तो इसको आप तीनों को भी आप इसमें नामित कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी पे ऊपर है। आपको लगता है कि आपको पत्नी को भी ऐड कीजिए तो ये पूरी राशि आपके 2 बेटे 1 बेटी और पत्नी को सबको ये मिल जाती है। खाता धारक द्वारा किए गए नामांकन को नए नामांकन द्वारा रद्द या बदला जा सकता है। देखिए नॉमिनी जो होता है आपकी मर्जी के बाद, मान लीजिए आज आपने चारों को नॉमिनी बना दिया, बाद में क्या हुआ कि आपकी किसी बेटे के साथ पटती नहीं या किसी के साथ पटती नहीं, या फिर आपको मन हुआ कि नहीं मुझे किसी को पैसा नहीं देना है, खाली मेरी पत्नी को ही मुझे पैसा देना है या फिर मेरी बेटी को ही मुझे पैसा देना है, तो ऊपर के जो चारों लोगों को आपने जो नॉमिनी किया था उसको हटा के आप खाली जो है आपकी बेटी को नॉमिनी बना सकते हैं। इसमें देखिए अब देखिए खाता यदि मान लीजिए कि आपको ट्रांसफ़र कराना है एक जगह से दूसरी जगह, तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में हम देखते हैं।
एक बैंक से दूसरे बैंक, जैसे कि एसबीआई से जो है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफ़र करना है तो ये हो सकता है। एक डाकघर से दूसरे डाकघर में भी आप ये खाता ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बैंक से डाकघर या डाकघर से किसी बैंक, मतलब यदि आपने खाता बैंक में खोला तो आपको लगता है कि डाकघर में ट्रांसफ़र करना है तो आप कर सकते हैं। और यदि आपने खाता डाकघर में खोला है तो आप किसी बैंक में जो लिस्टेड आपने जो बैंकें बताई थी उसमें यदि ट्रांसफ़र करना है तो आप कर सकते हैं। खाते को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। खाता देखिए बैंक डाकघर से बैंक ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। देखिए इसमें सबसे बहुत ही अच्छी बात है कि क्या होता है कि कभी कभी इसमें से जो है पैसा, हाँ आप जो कंडीशंस मैंने बताई थी कि 5 साल मिनिमम इसको एक्टिव रहना चाहिए, उसके बाद ही कुछ आंशिक 7वें साल के बाद आप आंशिक पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि एक आध बार आपको बहुत ही ज़रूरत आती है तो इसमें आप जो है इस पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। तो उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन हम देखते हैं। खाता खोलने के तीसरे वित्तीय वर्ष से छठे वित्तीय वर्ष तक ऋण सुविधा उपलब्ध है। देखिए तीसरे वर्ष से छठे वर्ष तक आप इसमें जो लोन ले सकते हैं। आप एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ऋण के लिए पात्र है। जैसे कि तीसरे वर्ष में आपको लेना है, चौथे वर्ष में लेना है, तो हर साल में एक बार ही आप ले सकते हैं, भले ही आपने अपना मौजूदा ऋण पहले से चुका दिया हो। कोई इसके अगेंस्ट जो लोन पहले से लिया तो वो आपने अदा कर दिया है, तब भी आपको जो है एक साल में केवल एक बार जो है लोन मिल सकता है इसके पीपीएफ के अगेंस्ट में। इसको जो जो लोन लेते हैं वो कैसे आपको अदा करना है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है। मूलधन का पुनर्भुगतान एक मुश्त या अधिकतम 36 मासिक किस्तों में जमा करना होता है। देखिए जैसे कि आपको मान लीजिए कि 3600 रुपये आपने क्या किया है, इससे लोन लिया है, तो एक साथ आप 3600 जमा कर दीजिए, या फिर 36 माह तक 100 रुपये करके जमा कर सकते हैं। ये तो आप प्रिंसिपल अमाउंट की बात हुई, जो कि आपने जितना पैसा लिया उतना ही 36 माह में आपको ये लौटाना होता। लेकिन इस पे जो जो 3600 रुपये जो जो ब्याज लगा है उसको एक बार या फिर ऋण ब्याज 2 मासिक किस्तों में 2 माह के भीतर आपको इसको चुकाना होता है। 36 माह के बाद मतलब 38 माह तक आपको मूलधन प्लस ब्याज आपको जमा करना होता है। लागू ब्याज दर से 1% अधिक ब्याज दर होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप लेबोर्ड लेते हैं बैंकों में, तो ये जो इसकी ब्याज दर क्या रहेगी, ब्याज दर लिखिए अभी जो करंट जो पीपीएफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1 है। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो ये आप लोन मिलेगा आपको 8.1% पे। देखो दोस्तों शुरू में जो स्लाइड आपका जो टॉपिक था कि जमा करिए 411 और पाइए 1 करोड़, 1 करोड़ कैसे मिलते हैं उसके बारे में हम अभी बताएंगे। देखिए दोस्तों हम हर साल जो है 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, ठीक है। और 1.5 लाख को यदि मैं दिन के हिसाब से काउंट करूँ तो एक दिन का बन जाता है, 365 से उदय डिवाइड करते हैं तो एक दिन का बन जाता है 410 रुपये 95 पैसा, मतलब लगभग 411 रुपये। जैसे कि मैंने कहा था कि जमा करिए 411, ये यहाँ प्रूव हो गया है। और जो मेरा डिपॉजिट पीरियड है, यदि मैंने ये खाता 25 सालों तक चलाया, पहले 15 सालों तक 1.5 लाख मैंने जमा किया, उसके बाद 2 बार मैंने 5 सालों के लिए बढ़ाया, और मैं हर साल जो 1.5 लाख इसको भरता गया, जमा करता गया, तो मेरी जो फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट मुझे मिलती है 1 करोड़
3,08,021 रुपये 29 पैसे। देखो दोस्तों, आप 25 साल में ही करोड़पति बन जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हर साल 1.5 लाख जमा करने पे। अपने देखिए दोस्तों, ये लगता है कि तो फिर आपने कुल पैसा कितना जमा किया। 25 सालों में आपने 37,50,000 रुपये जमा किए और आपको इंटरेस्ट इस पे मिला 65,58,021 रुपये 29 पैसा। 25 सालों के अंदर दोस्तों आप बन गए करोड़पति। सो फ्रेंड, ये थी पीपीएफ योजना के बारे में और आपको करोड़पति बनाने के बारे में। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि ये जानकारी आपके और भी दोस्तों को साथ शेयर करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो आप शेयर करिए। यदि कुछ सुझाव आपके होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आपको और भी मेरे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो यदि देखने हो, जैसे मैं वीडियो डालता हूं, तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे और बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। और थैंक्स दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।